चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर का नोटेशन क्या है, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाए। सिंपल एडिशन तो सब लोग जानते हैं, वेक्टर एडिशन में थोड़ा सा चेंजिंग है और उस चेंजिंग को देखेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि सिंपल एडिशन और वेक्टर एडिशन में क्या डिफरेंस होता है। कहा गया कि वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी को जिसमें डायरेक्शन इम्पोर्टेंस है, जिसमें डायरेक्शन का महत्व है, तो वहाँ पर वेक्टर लगाएंगे हम। जैसे फोर्स है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण उसमें है कि आप किस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो। फोर्स का डायरेक्शन बदल दोगे, अमाउंट वही रहेगा, तो उसका रिजल्ट कुछ और आने वाला है। वर्क करना है तो इसमें किस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे कि वर्क जिधर हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमें वर्क मिले। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस हो जाता है? एक ही डिफरेंस है मेनली कि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन सिर्फ एक ही चेंज हो जाने से कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्ट में काफ़ी कुछ डिफरेंस आ जाता है जब हम एडिशन करते हैं। तो वो भी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट कैसे निकालें हम, फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालें, इन सारी बातों को देखेंगे। जैसा कि जानते हैं वेक्टर का नोटेशन होता है ऐसे, तीर बना हुआ है, एरो बना हुआ रहेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ इसमें डायरेक्शन है, इसलिए एरो बना हुआ है। क्योंकि एरो एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है। एरो आप छोड़ोगे तो ऐसे मुड़ करके ऐसे नहीं जाने वाला, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या फिर मोशन का जो एंगल है उसी एंगल को फॉलो करेगा, चाहे वो पैराबोलिक पाथ ही क्यों ना हो। तीर को आप भेजोगे तो वो भी पैराबोला पाथ को फॉलो करेगा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगर उसको जाने दिया जाए। तब स्मॉल डिस्टेंस पे हाई फोर्स से आप लगाओगे तो पैराबोला पाथ फॉलो करने का मौका नहीं मिलेगा, तो स्ट्रेट जाएगा। तो इन सारी बातों का क्लियरेंस यहाँ मिलेगा आपको वेक्टर एडिशन में। वेक्टर एडिशन में दो लॉ है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर रिजल्टेंट आर अगर मान लिया निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको ऐसा लग रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है फॉर्मूला ये। तो कहा गया ट्रायंगल लॉ में कि दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करता है एक ही डायरेक्शन में, एंगल का टू साइड, एंगल का 3 साइड है, तो जिसमें अगर दो साइड एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है, अगर वो रिप्रेजेंट करे, जैसे ये एक वेक्टर हमने बना दिया, नाम हमने दे दिया ए, दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में कुछ एंगल पर अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया वेक्टर बी। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो थर्ड होगा वो अपोजिट होगा ये दोनों के डायरेक्शन से। अगर हम एरो को इधर बना देते तो ये मालूम चलता कि ये पूरा राउंड लग जा रहा है, यानी डायरेक्शन जो है एक ही है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस दोनों के जो अलाइनमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड वेक्टर हमें बनाना है। तो उसका जो रिजल्टेंट आर आएगा, जो रिजल्ट ये आने वाला है, यानी दो वेक्टर का एडिशन थर्ड वेक्टर आ जाएगा। कब? जब दोनों का अलाइनमेंट डायरेक्शन दोनों का सेम है, और थर्ड को अगर हम दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट रखेंगे तो a प्लस बी को जब ऐड किया जाएगा, a प्लस बी को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर r आएगा। अभी तो रिजल्टेंट वेक्टर r आया, पर ये फॉर्मूला से आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों को सीधा जोड़ दिया जाता है। सीधा जोड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी ये वेक्टर है, तो वेक्टर को जोड़े कैसे, ये रिजल्ट से आएगा आपका इससे, जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे r इक्वल टू इतना मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो इस फॉर्मूला से आएगा। देखते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल जब बना तो उसमें सारा कुछ वही होगा जो ट्रायंगल में ज्योमेट्री में आप यूज करते हो। यहाँ पर आप एक एंगल बना दो, अल्फा मान लिया इसको हमने, और ये जो एंगल बनेगा इसके परपेंडिकुलर पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले हम, और ये एंगल थीटा होगा। इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी सी डी,
ऐसा मैंने कोई नाम दे दिया इसे। अब इसमें ज्योमेट्री लगाएंगे और तब हम ये निकालेंगे कि आर का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पर, या फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो अल्फा है, कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर का आएगा। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन तो ये थीटा से मालूम हो जाएगा। थीटा अगर हम 0 डिग्री कर देंगे तो कहेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर थीटा हम यहाँ पर बनाते तो देखिए, अगर थीटा हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में लाते तो 180 हो जाता, इस डायरेक्शन में लाते 0 होता। थीटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी का एंगल कितना है 100। तो ए और बी और ये हमारा फैक्टर आर आया है। अब इसको हम लगा देते हैं ट्रायंगल लॉ। ये ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है तो क्या आप जानते हैं कि ये जो हाइपोटेनस है ये दोनों को ऐड करने के बाद, यानी परपेंडिकुलर और बेस, आधार और लंब को ऐड करेंगे तो क्या करना आएगा, ये जानते हैं हम। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, लिख देंगे हम। इतना ही करना है आपको फाइनल तक। अब इसमें से जो जो फैक्टर है AD DC है सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और आपका ये वैल्यू आ जाएगा। वो कैसे, AC तो आपके पास मालूम है, चलिए R मालूम है, और इसमें जो टर्म AD है क्या आपको मालूम है, तो डायरेक्टली नहीं मालूम है, इनडायरेक्टली मालूम है। AD कितना है, तो AD जो है वो AB प्लस BD है। AD तो सीधा मालूम है कि वेक्टर है, पर इसको क्या लिखें, तो ये जो फैक्टर हमारे पास आएगा वो B cos थीटा आएगा, B cos थीटा आएगा, और ये B sin थीटा आएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये B cos थीटा B sin थीटा कैसे आ गया। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे ये सब चीज तो मालूम होगा ही आप लोगों को। B cos थीटा आया, हमने कई बार चर्चा भी किया है, कई न्यूमेरिकल्स हमने बताया है कि ये जो कंपोनेंट आएगा, अगर मोशन में ही हमने बताया था तो ये कंपोनेंट B cos थीटा होता है, ये sin थीटा होता है, और एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया था। जैसे ये जहां पर भी ऐसा एंगल आया तो आप साइन लोगे cos लोगे, ये इस पे डिपेंड करता है। आपको निकालना क्या है, BD, आपको निकालना है BD, तो BD साथ में होना चाहिए और साथ में वो फैक्टर होना चाहिए जो मालूम है। तो मालूम क्या है, हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस मालूम है और साथ में बेस मालूम है। P तो यहाँ चाहिए नहीं आपको, तो आप क्या लिखोगे इसको, यहाँ पर अगर आप cos थीटा लोगे तभी ये दो चीज ना इसमें सम्मिलित होगा। कौन कौन सा चीज, तो बेस और हाइपोटेनस। जिसमें आपको हाइपोटेनस मालूम है, B मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू कॉस और हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है, B है, तो क्या हम इसको B cos थीटा नहीं लिखेंगे, B cos थीटा लिखेंगे ना इसको, ये हो जाएगा हमारे पास ये। यानी अगर आप इसको ऐसे cos थीटा इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, BB, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, BC लिखोगे। यानी BD इक्वल टू आपको निकालना है, यही ना BD निकालना है, तो BD इक्वल टू क्या होगा, तो BC cos थीटा होगा, BC cos थीटा, और BC इक्वल टू क्या है, B है, तो क्या B cos थीटा नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी B sin थीटा आएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हमारे पास मालूम है, इसी को निकालना है और ये मालूम है। तो इसमें कौन सा लगाएं, साइन कॉस टेन, जो मर्जी है लगा दीजिए आप, लेकिन आप लगाएंगे तो साइन थीटा ही लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे तो ये वाला फैक्टर मिलेगा। इसलिए ये दोनों के साथ रिलेशन साइन थीटा का है, इसीलिए साइन थीटा वहां लग गया। चलिए अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू हम रख देते हैं, AD मतलब AB प्लस BD हमने रख दिया। फिर आगे आइए DC का वैल्यू रखिए, DC का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया है, सबका स्क्वायर है और यह स्क्वायर होने वाला है। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू जरा यहां से रखिएगा, AB का वैल्यू क्या है, A है, और BD का वैल्यू क्या है, B cos थीटा है, B cos थीटा स्क्वायर कर दिया हमने, और DC का वैल्यू क्या है यहाँ पर, B sin थीटा है, इसका स्क्वायर हो गया। क्या मिल रहा है, देखिए आगे आइए, तो AC की जगह पर क्या हम R रख दें, तो ये हो गया R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। और साथ में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ पर है, इसको मिटा दें, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप एडिशन कर दीजिए जैसे आपकी मर्जी, इसको ऐसे छोटा करेंगे तो आपको ये दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखें, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या मिल जाएगा, क्या इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी r इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी इसका अंडर रूट। ये वैल्यू याद रखना है, ये हमेशा काम आएगा आपके रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। पैरेललोग्राम लॉ में भी यही आएगा, ट्रायंगल लॉ में भी यही आता है, तो इसको याद करना महत्वपूर्ण है। डेराइवेशन तो चलिए समझ लेना चाहिए, पर इससे ज़्यादा जरूरी है कि इसका यूज हम कैसे करें, ये महत्वपूर्ण होता है। पहले हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन अल्फा बताएगा ये किधर है। अगर ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू, अगर हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है तो स्ट्रेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बताएगा। तो पहले डायरेक्शन निकाल लिया जाए। अल्फा क्या होगा यहाँ पर, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया, ये वैल्यू आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को अगर एडिशन करना है 10 न्यूटन का फोर्स है, और अगर कुछ एंगल दिया है तो आप इससे लगा लोगे तो आ जाएगा कितना फोर्स लगेगा। अब किधर लगेगा इसकी जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करें हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा है और रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो कौन से फैक्टर में रिजल्टेंट आता है। ये देखिए आपके पास मालूम तो दो ही चीज है, आर तो बाद में मालूम चला, यानी मालूम है आपके पास बेस, मालूम है हाइपोटेनस। तो क्या यहाँ पर आप tan अल्फा लगाएंगे, क्योंकि जो पी बी एच का जो फैक्टर है साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा जो है, तो पी बी एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे याद रखते हैं इसको। तो साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट के ऐसे ही आएगा ये। तो साइन में पी बाई एच है, कॉस में बी बाई एच है, टेन में पी बाई बी है। तो आपके पास फैक्टर क्या है, तो बेस है और पोल है, हाइपोटेनस तो है नहीं। हाइपोटेनस आप निकालेंगे ना, लेकिन आपके पास दिया गया क्या है, दो फैक्टर दिया रहेगा। तो देखिए जरा क्या आने वाला है, tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा क्या होता है, तो p बाई बी है। p क्या है यहाँ पर, तो CD है, और बेस क्या है, AD है। बस वैल्यू रख दीजिए, आ गया रिजल्ट। तो tan अल्फा क्या मिलने वाला है, tan अल्फा तो CD का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो CD का वैल्यू क्या है, b साइन थीटा, b साइन थीटा। AD का वैल्यू क्या है, AD दो कंपोनेंट से बना है, AB प्लस BD से बना है, यानी AB प्लस BD से बना है, यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या आने वाला है, B साइन थीटा, और AB का वैल्यू क्या है, तो A, और BD का वैल्यू क्या है, प्लस B कॉस थीटा। ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर सिर्फ एंगल आपको निकालना हो तो tan इनवर्स लगा करके निकाल लेंगे। tan आ गया इधर, tan इनवर्स हो गया, और b साइन थीटा, a प्लस b कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है, और ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझिएगा इसकी क्या क्या इसमें आया है। ये आपका डेफिनेशन, अगर चाहेंगे तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे आप। मेन कुछ नहीं किया गया इसमें, सिर्फ हमने दो वेक्टर ले लिया, दो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो थर्ड को हम डायरेक्शन बदल करके रखेंगे। डायरेक्शन को अगर हम इधर रख देंगे तो फिर ये वेक्टर इसके साथ डायरेक्शन में, फिर ये इसके साथ डायरेक्शन में,
चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। पिछले क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर को ऐड किया जाता है। सब्ट्रैक्शन भी अगर है यानी अपोजिट वेक्टर भी है तो उसको ऐड ही करना है। सब्ट्रैक्शन जैसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं था। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन करना है तो दो चीज़ यहाँ पर आ जाता है। एक है कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी अगर ए और बी दो वेक्टर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरीका से मल्टीप्लिकेशन होगा। एक स्केलर आएगा रिजल्ट और एक का वेक्टर ही रिजल्ट आएगा। यानी ए और बी दो अगर वेक्टर है और दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक स्केलर प्रोडक्ट आएगा जिसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ए और बी अगर कोई दो वेक्टर है, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए बी कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट आता है वो कॉस थीटा के साथ आता है। और यही अगर वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी अगर दो वेक्टर है और दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी वेक्टर अगर आएगा, रिजल्टेंट अगर वेक्टर आ रहा है तो साइन थीटा के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप हम देखेंगे हमेशा कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। जैसे एफ भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन जब दोनों का प्रोडक्शन आता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं तो एफ एस कॉस थीटा आ जाता है। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। कॉस प्रोडक्ट में टॉर्क होता है जिसमें फोर्स और एक परपेंडिकुलर लेंथ की हम बात करते हैं। तो टॉर्क में दोनों वेक्टर है टॉ, तो टॉ यहाँ पर जो आएगा वो साइन थीटा आता है। यानी एफ और एल को अगर हमें लिखना है, जो टॉ रिजल्ट आता है, यहाँ W बराबर एफ एस है जो कॉस थीटा आता है, यहाँ टॉ बराबर एफ एल है जिसका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो एफ एल साइन थीटा इसको हम लिखेंगे। यानी ये वेक्टर है और ये स्केलर है। W के ऊपर कोई एरो नहीं लगा हुआ है और टॉर्क पे एरो लगा हुआ है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये तो हो गए प्रोडक्ट निकालने की बात। अब एक कंपोनेंट के बारे में भी हम जान लेते हैं कि 3D में कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। फिर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों आज निकालेंगे अभी हम लोग, कितना रिजल्ट आता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम कंपोनेंट की बात करें, ये तो ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा हुआ, यानी हमारे पास दो रिजल्ट आया है, इसको मिटा दें। और अब देख लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट निकाला कैसे जाए, न्यूमेरिकल्स कैसे इस पर बनाया जाता है। पहले देख लेते हैं कि अगर 3D कोऑर्डिनेट है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करें, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वेक्टर से कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें, तो इसे कहा जाता है आई कैप, इसे कहा जाता है जे कैप और इसे कहा जाता है के कैप। यानी आई जे के, जैसा कि हमने बताया है रिप्रेजेंटेशन, ये जो कैप है वो यूनिट वेक्टर होता है जो इक्वल होता है वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है, जिसे हम लिखते हैं वेक्टर कैप के रूप में। यानी आई कैप यूनिट वेक्टर है, ये कहीं मल्टीप्लाई होकर के उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जहाँ पर भी आई लिखा आप देखें, जैसे 5i अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट के बारे में जिसके बारे में 5i लिखा हुआ है वो पोजीशन है एक्स एक्सिस में 5 पॉइंट पे, चाहे वो मीटर सेंटीमीटर जो भी हमारा यूनिट होगा उसमें। यानी इसका एक्स एक्सिस में, एक्स प्लेन में 5i डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, पोजीशन को इंडिकेट करेगा। अगर यही लिखा रहेगा 5i प्लस 3j, इसका मतलब ये j है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यहाँ पर 2k लिख दिया गया है, इसका मतलब उस बॉडी का पोजीशन कोई एक पॉइंट है
यहाँ पर मान लिया जाए, तो इसका पोजीशन अगर इंडिकेट करेगा, अगर ये पोजीशन है 5, 3 और 2 का, ये आई जे और के का रिप्रेजेंटेशन, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये 5 डिस्टेंस पे है और ये 3J ये रिप्रेजेंटेशन है और के हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है। के से हम किस दूरी पर हैं, पोजीशन हमारा क्या है, यानी पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करने के लिए हम आई जे के कैप का एक्स वाई जेड डायमेंशन में हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर कोई भी एक्स वाई जेड की हम बात करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसमें ये पॉइंट और एक 2 पॉइंट बन रहा है हमारे पास और थर्ड ये पॉइंट है। तो एक्स वाई और जेड जो 3 पॉइंट बन रहा है, उस 3D कोऑर्डिनेट में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, सब 3D ही है। ऑब्जेक्ट कोई है तो क्या है, 3D है, तो उसको हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट से ज्योमेट्री में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताते हैं, उसको यहाँ पर वेक्टर में लिखेंगे तो आई जे के कैप लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें आई जे के का, तो इसको हम याद रखेंगे, अगर मान लिया जाए ए अगर हमारा पॉइंट अगर यहाँ पर कुछ ए एक्स ए वाई और ए जेड अगर कुछ है, या चाहे नंबर में ही क्यों ना हो, तो उसका जो मोड होगा वेक्टर का वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ही है, यानी ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ये मोड को इंडिकेट करेगा। तो हमने देखा कि इसका मोड कितना होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का, तो ये तीनों के स्क्वायर का। हम आज देखने जा रहे थे कि अगर 2 वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो मल्टीप्लाई 2 तरह से किया जाएगा, एक वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, दूसरा स्केलर प्रोडक्ट आएगा। आई जे के क्लियर है, बस रिप्रेजेंटेशन है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर देखा जाएगा। एक चीज और जान लीजिए इसमें अभी कि अगर आई और आई को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं और अगर वो डॉट प्रोडक्ट है और जे को मल्टीप्लाई करते हैं और के को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आता है डॉट प्रोडक्ट के केस में। लेकिन यही अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट में जाते हैं तो वेक्टर में आई 0 आएगा, जे भी 0 आएगा क्रॉस में, और के भी 0 आता है क्रॉस में। तो ये फैक्टर हुआ आपका जो याद रखना है, आपको जानना है। और इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी बात आता है। आई और जे को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, आई जे को के आएगा, और जे के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। उल्टा अगर हम करें के और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई आएगा। ये सब इसमें फैक्टर है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसको कहते हैं आइडेंटिटीज विथ यूनिट वेक्टर। इसमें एक और चीज है आइडेंटिटीज में कि आई और जे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आने वाला है। जे और के को मल्टीप्लाई अगर करेंगे वेक्टर से 0 आएगा। आई जे के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। ये सब फैक्टर है। अगर वेक्टर में हम मल्टीप्लिकेशन करें, आई और जे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर में तो आई जे के हो जाएगा। अगर उल्टा इसके हम जाएंगे यानी जे को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो माइनस के होगा। ये सारे आइडेंटिटीज हैं। अब इसमें अब हम देखेंगे कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट तो है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, यानी वेक्टर अगर हमें निकालना है और स्केलर निकालना है तो कैसे इसको हम निकालें। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम और फिर देखते हैं क्या होता है। अब इस एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे हम निकालें। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, है तो मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हमने देख लिया है एग्जांपल लेकर के। आज हम देखते हैं
कि इसका प्रोडक्ट कैसे निकाले, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाले। तो दो हो सकता है, एक तो कि वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कुछ नहीं है, अगर हमें निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें से आप देखेंगे कि जो वैल्यू जहां पर है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, रिजल्ट आपका आ जाएगा। बस इतना ही इजी है, यानी 3i मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना है 2i माइनस 2i है, 2i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद क्या आ रहा है, इसको आप लिख देंगे 4 के साथ 1, यानी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 4j इंटू 1j है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको आप ऐड करेंगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा ही, यानी माइनस अगर आप अंदर लिखना चाहें तो अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के सभी को जोड़ देना है। तो 5k मल्टीप्लाई -3k आ रहा है, सबके साथ यूनिट वेक्टर होगा। एक दो बार आप बना लोगे, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर पे आ जाओगे। आ क्या रहा है 6, यानी -6i, i के साथ i को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम आइडेंटिटीज बता रहे थे आप लोगों को कि i को अगर i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यानी i मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। j मल्टीप्लाई होगा, j और j अभी हमने लिखा था जस्ट 1 आएगा, और k अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो k j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और k हो जा रहा है। क्या हम इसको यहाँ लिख दें 6, 3 2 जा -6 और -4, और क्या ये -15 हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, सबको मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो इसका रिजल्ट देखिए आ रहा है -25। बस, यानी करना क्या है, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही है। यानी 3 2 जा 6 -6, 4 1 जा 4 -4, 5 3 जा 15 -15, यानी -25। बस इतना ही समय लगने वाला है। ये सब तो प्रोसेस है, अगर आप एक दो बार समझ गए, बना लिए, तो फिर डायरेक्ट आप मन में कैलकुलेट कर लोगे, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको बना लोगे इजीली, आसानी से हो जाएगा ये। अब अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालें तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और सोचना क्या, वो भी आसान है, वो भी भारी नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया, दोनों को गुना कर देना है, क्लियर। अब हम अगर इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालें तब क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आप ऐसे घर बना दीजिए, एक टेबल बना दीजिए और सबको लिख दीजिए ऐसे, आई जे और के, सबको अपने अपने घर में रख दीजिए। आई को अपने घर में रख दीजिए, 3 हो गया, यहाँ भी आई है, इसको भी यहाँ रख दीजिए। जे वाले को जे के घर में रख दीजिए, -4, यहाँ पर क्या है -1 है, रख दिया हमने। के को अब हम यहाँ रख देंगे, के के साथ क्या है, कौन कौन है के के साथ, तो 5 है, चलिए 5 रख दिया। उसके बाद क्या है -3 रख दिया। समझिए काम हो गया। करना क्या है, अब आपको अगर आई निकालना है तो आपको ये भूल जाना होगा, आई के साथ रो और कॉलम दोनों को गायब कर देना होगा, इस बात को समझ लीजिए। जे जब हम लिखेंगे तो जे को कॉलम और रो दोनों को गायब कर देंगे, के लिखेंगे इसको गायब कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, देख लीजिए। हम लिख रहे हैं आई, अब आई को गायब कर देना है, यानी इसको हमने गायब कर दिया, और ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो गया 4 3 जा -12 हो गया, लेकिन माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 और -1 क्या होने वाला है, -5 होने वाला है, और ये दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा।
ये हो गया आपका 12 माइनस 5 का। तो कुल मिलाकर के हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो छुपा हुआ है उसको भूल जाइए और 4 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 चलती है 12 हो गया, 12 प्लस में हो गया और इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ 1 है, देखिए जे का वैल्यू कितना है 1 है, इसको हमने लिख लिया। और फिर हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा। फिर हम जे को भूल जाए, जे को भूल जाए, जे कैप गायब हो गया। तो जे कैप रो कॉलम दोनों गायब होना चाहिए, यानी ये तो हमेशा गायब होने वाला है और फिर इसके साथ ये गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 और -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और देखिए ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, यानी -9 हो गया। और क्या बच रहा है यहाँ पर, एक लास्ट है और है ना के के साथ क्या करना है, सेम चीज, के को भूल जाइए, रो कॉलम गायब हो गया। तो इसके बाद फिर यहाँ आना है रिवर्स में, कौन आएगा, 3 आएगा पहले। तो प्लस आई के के साथ कौन है, तो 3 3 1 जा 3, यानी 3 एकम 3 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, -8 हो गया। इसको आप सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 12 में से 5 घटा दीजिए, 7 आने वाला है, यानी हो गया आपके पास 7i। यहाँ आइए तो ये माइनस ही हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा। तो -19j और प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, -5 के यूनिट वेक्टर रहने दीजिए, क्योंकि निकाले तो हैं आप वेक्टर ही। तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा। हाँ यहाँ पर देखिए ये -3 है, तो ये हम 5 2 10 हो गया, -10 और 3 3 9, तो -9 होगा ना, -9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें गड़बड़ी है जोड़ घटाव करने में। तो -10 और +9 कितना हो गया, -1, यानी सिर्फ -j लिख दीजिए। और क्या होगा इसमें, ठीक है, के को फिर से देख लें कि यहाँ गायब हो गया, तो 3 3 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, 8 प्लस में आ रहा है तो माइनस में गया है, माइनस हो जाएगा ये -5k। ये रिजल्ट हमारा आया, हमने वेक्टर से एडिशन किया तब। क्या हमने क्या, फिर से इसको देख लीजिए, i लिखना है तो i को आप गायब कर दीजिए, i लिख दीजिए। उसके बाद ये जो बचा हुआ है ये गायब हो गया, ये दोनों गायब हो गया, यानी 4 और 3 4 दिया 12, माइनस माइनस प्लस, और फिर इसको 5 एकम 5 -5। अब इसमें ये भूल जाइए और ये भूल जाइए, तो जे हमने लिख दिया और ये गायब हो गया। अब 5 दूना 10, -10, 3 तिहाई का 9, तो -9 और -9 बाद में प्लस हो जाएगा। फिर ये भूल जाइए के वाले को, तो के में क्या बच रहा है, 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो प्लस हो गया तो -8 हो जाएगा। यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको घटा देना है, हर बार ऐसा ही करना है। पहले मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसको और फिर इसमें से इसको घटा दिया, यानी i j k मल्टीप्लाई किया ये दोनों को और इसको घटाया। फिर अगर हम यहाँ आए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये घटा दिया। यहाँ हम आए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको घटा दिया, इसको घटा दिया और ये मल्टीप्लाई करके ये दोनों मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, इसके मल्टीप्लिकेशन से इसके मल्टीप्लिकेशन को हमने घटा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि i j k आपको वेक्टर नोटेशन के साथ मिल जा रहा है, यानी a क्रॉस b अगर निकालना है, कोई भी कंपोनेंट दिया रहेगा। यहाँ तो मान लिया 2i 3i j k लिखा हुआ है ना, कोई भी फोर्स यहाँ पर रहेगा 10 न्यूटन 5 न्यूटन 7 न्यूटन अलग अलग पॉइंट पे दिया रहेगा i j k पे, और उसका फिर कहेगा रिजल्टेंट निकालिए, उसका प्रोडक्ट निकालिए या उसका एडिशन निकालिए। तो एडिशन हमने देख लिया न्यूमेरिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया एग्जाम्पल के साथ। अब अगर पूछे कि दो वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे एंगल फाइंड आउट करें, चलिए उसको समझते हैं। क्लियर, बनाएंगे इस तरह का और एग्जाम्पल बनाएंगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा ये। अगर इसके बाद आता है एंगल निकालिए वेक्टर के बीच का, बहुत सारा वेक्टर बहुत सारा पॉइंट है, जितना जैसे जैसे आपकी आवश्यकता होगी जरूरत पड़ेगा सब देखेंगे। वेक्टर बहुत जरूरी है, इसके बगैर न्यूमेरिकल सोल्व होने वाला नहीं है। बाद में बनाते 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 मालूम चलेगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए तो वहाँ न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, i j k होने लगा
तो फिर गड़बड़ होने लगता है। अगर कोई मान लिया जाए कि दिया हुआ है कोई वेक्टर का, ले लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग और फिर एंगल निकालते हैं उसका। अब ये प्रॉब्लम मान लिया एक है और दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों के बीच का बोले कि एंगल निकालिए। तो एंगल निकालने के लिए कॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, अब जो कॉस थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा भी आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मान लिया जाए कि ये इस तरह का है तो हम कैसे निकालें इसको, ए और बी है तो क्या जानते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। यानी अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, ये और साथ में मैग्नीट्यूड ए और बी ये आएगा। यानी ए बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए, इतना। तो ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा, यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर निकालना है आपको। तो क्या किया गया, सेम चीज यहाँ पर यूज कर लीजिए जो अभी हमने किया। क्या किया हमने, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया और के को के के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ए डॉट बी क्या आने वाला है, ए डॉट बी इक्वल टू, देखिए 2 आने वाला है, क्योंकि ये वेक्टर तो है ही नहीं, ये तो डॉट है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो आई जे के की तो जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर आई जे के कहाँ गायब हुआ, ये भी हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में देख लिया, क्योंकि आई इंटू आई 1 हो रहा है तो काम खत्म, जे जे 1 हो जा रहा है काम खत्म, के 1 हो रहा है काम खत्म। तो सिर्फ बच जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड बच जाएगा। यानी हमने आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 होगा ना, -2 लिख दिए, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर -2, और के को के के साथ मल्टीप्लाई किया फिर -2, रिजल्ट क्या आया, -6, यानी आधा काम हमारा हो गया। फिर अभी हमने बताया अभी जस्ट कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है इस तरह का और उसका अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड, अभी हमने कहा था कि अगर ए एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे थे। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा, यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सबका स्क्वायर करके रूट कर देना है, तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट है, तो क्या ये अंडर रूट 3 आ रहा है, यानी हम निकाल लेंगे मोड ऑफ ए, तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3 आएगा। अब बी का मोड निकालिए, बी का मोड निकालिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी हमने दे दिया है, ए बी लिखा गया है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, अब तो सब फुलफिल कर रहा है। तो b अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या आएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 12, यानी आने वाला है अंडर रूट 12 आएगा, अंडर रूट 12 आएगा। क्या हम इसको 2√3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 12। अब आ गया ए का वैल्यू, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी आ गया, और कॉस थीटा निकालना है और ए डॉट बी आ गया, तो क्या ये सारा वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दे तो नहीं आ जाएगा रिजल्ट, देखिएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू रख दीजिए -6 और वैल्यू रखिए मोड ए का, यानी अंडर रूट 3, फिर वैल्यू रखिए 2√3। क्या ये अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, अगर आप 3 को 3 के साथ अगर आप लिखेंगे तो क्या ये -6 डिवाइडेड बाई 6 नहीं हो जाएगा, यानी 3 के साथ 3 बन गया अंडर रूट, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 3 दूना 6 हो गया। इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये -1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, एंगल आ गया।
अगर हमारे पास ए बी इस तरह का दिया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल स्टाइल से आप बना सकते हैं। अगर आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का, तो बस आप इसका यूज करेंगे, इस प्रोसेस का। तो फिर कोई नए वीडियो के साथ, नए डाउट के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे।